गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में हमारा चैप्टर चल रहा था हास्यकरण की समझ, जिसमें हम अपने लास्ट लेक्चर के अंदर मुसलमान और हास्यकरण को पढ़ा था और उसमें हमने ये बताने की कोशिश की थी कि एक मुस्लिम समुदाय सामाजिक आर्थिक स्थिति में किस प्रकार से हैं। हमने कुछ टेबल्स के माध्यम से ये बताया था कि जो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में 13.4% मोमडन्स जो मुस्लिम समुदाय है हमारा, वे किस प्रकार से दूसरे अन्य समुदाय जो बहुसंख्यक में हैं उनके मुकाबलों में किस प्रकार उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। तो हमने एक टेबल के माध्यम से, सारणियों के माध्यम से ये जानने की कोशिश की थी कि उनकी आर्थिक स्थिति के अंदर मूलभूत सुविधाओं के अंदर, जैसा कि देखा है बहुसंख्यकों की अपेक्षा वह लोग ज़्यादा कच्चे मकानों में रहते हैं, बिजली की व्यवस्था भी उनके घरों में कम होती हैं, पानी की प्रयोग जो पाइपलाइन से करते हैं वह है। इसके अलावा धर्मों की साक्षरता की बात करें तो मुस्लिम समुदाय हमारे यहाँ केवल 59% ही साक्षर है, जबकि अन्य समुदाय को देखें तो वह बहुत ज़्यादा साक्षर है। ऐसे सरकारी नौकरियों में भी मुस्लिमों का प्रतिशत बहुत कम है। तो ये जो आंकड़े हैं ये क्या बताते हैं, आज हम इसी को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुस्लिम जो है विकास के विभिन्न संकेतक सब स्तर पर पिछड़े हुए हैं, भारत सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे राजेंद्र सच्चर, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर। उन्होंने समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति है उसके बारे में सारी जानकारियाँ ली और उन्होंने इन जानकारियों के आधार पर रिपोर्ट में बताया कि समुदाय के हास्यकरण का विस्तार का उन्होंने अध्ययन करते हुए बताया कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक संकेतों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समान ही है। ठीक है। उदाहरण के लिए कि 7 से लेकर 16 वर्ष की उम्र के जो मुस्लिम बच्चे हैं वह अन्य सामाजिक, धार्मिक समुदाय के बच्चों के मुकाबले काफ़ी कम साल तक ही स्कूली शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। साथ ही साथ मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हास्यकरण के कई पहलू उन्होंने बताए। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्यधारा के मुकाबले काफ़ी अलग नज़र आते हैं। सभी नहीं, लेकिन कुछ मुसलमान तो अपने पहनावे जैसे कि बुर्का, लंबी दाढ़ी, फेस टोपी को पहने हुए दिखाई देते हैं और बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन निशानियों से ही पहचानने का प्रयास भी करते हैं। इसी कारण ये अन्य लोगों के मुकाबले अलग नज़र आते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बाकी लोगों जैसे ये नहीं दिखाई देते। अक्सर यही सोच है जो लोगों को, जो जनता है वह उनके साथ गलत व्यवहार करती है, भेदभाव का बहाना भी बनाती है। कक्षा 7 में भी आपने पढ़ा था कि मिस्टर अंसारी का जो परिवार था वह अपने लिए किराए का एक मकान ढूंढ रहा था और उन्हें बहुत मुश्किल आ रही थी। कोई भी व्यक्ति उनके पहनावा, उनकी फेस टोपी, दाढ़ी मोमडन होने की वजह से उनको मकान किराए पे देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। मुसलमानों के इसी सामाजिक हास्यकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए वहाँ से अब निकलने लगे हैं, वहाँ से जाकर दूसरी जगह बसने का प्रयास करते हैं। इससे अक्सर उनको गोटिजाइजेशन होने लगता है। कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को भी जन्म दे देते हैं। यहाँ पर एक बात कही गई है एनी फारूकी ने के द्वारा कि वे एक मोमडन इलाके में रहती हैं। कुछ दिन पहले रमज़ान के दौरान वहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई और जल्दी ही उसने सांप्रदायिक दंगों का रूप ले लिया। और तो वह और उसका भाई जब जा रहे थे इफ्तार की दावत से, तो मैंने परंपरागत कपड़े, यानी उन्होंने परंपरागत कपड़े सलवार और कमीज पहन रखे थे, उनके भाई ने शेरवानी। तब घर लौटने में उनको ये कहा गया कि आप ये कपड़े उतार कर जीन्स और टी शर्ट पहन लीजिए। अब जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तो उनको ये हैरत हुई कि उन्हें कपड़े बदलने के लिए क्यों कहा, और मुझे ये बात अजीब क्यों नहीं लगी। क्या हमारे पहनावे से ही हमारी पहचान पता पड़ती है? क्या यही पहचान सारे खतरों और भेदभाव की जड़ है? बिल्कुल एग्जैक्टली यही है कि हम जब जिस वातावरण में रहते हैं उसमें हमें कपड़ों के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, भाषाओं के आधार पर सबको अलग थलग पहचानने की एक आदत सी बन गई है। हम
आदिवासी टाइप के जो कपड़े पहने होते थे कहते थे अरे ये तो जंगली हैं, मुसलमानी कपड़े पहने हुए दिखाई देते थे। हमारे क्या है, विविधता में एकता है, बहुत सारे धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं और यही कारण है हमने उनके कपड़ों से, उनके व्यवहार से, उनके बोलने के तरीके से, उनके त्यौहार मनाने के तरीके से एक अलग पहचान बनाई है। और यही सारे फसाद की जड़ है, खतरों की जड़ है, भेदभाव की जड़ है। इस पाठ के उपरोक्त भाग को जब हमने पढ़ा और देखा तो मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक हास्यकरण के बीच में गहरा संबंध पाया। आपने आदिवासियों की स्थिति में पढ़ा, 7th क्लास में भारत में औरतों की असमान स्थिति के बारे में आपने पढ़ा। इन सारे समूह के अध्ययनों से क्या पढ़ा, अनुभव से हमें क्या पता लगा कि हास्यकरण क्या है, एक जटिल समस्या है और उसको निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियों, साधनों, सुरक्षाओं की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि संविधान के द्वारा परिभाषित जो अधिकार है हमारे, जो दिए गए हैं हमें, इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों, नीतियों की रक्षा में हमें सभी की बराबर हिस्सेदारी बनती है। यानी हम सबको प्रयास करना होगा इस भेदभाव को मिटाने का, इस हास्यकरण को ख़त्म करने का। इसके बिना न तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश की अनोखी एक पहचान है, और न ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। इसलिए हम सभी लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम इन अधिकारों को साकार करने में जो बनाए गए कानून और नीतियां हैं उसमें हम अपनी अपनी हिस्सेदारी निभाएं। इस तरह का होने से जहाँ भी